देखिए, बिहार में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि कॉलेजेस में क्लासेस नहीं होते। बट आज तक ऐसा होता यही आया है कि जो भी ग्रेजुएट के जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं, वो ग्रेजुएट की समस्याओं को उठाने के बजाय वो इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से चापाकल बनवाया जाए, किस तरह से नाला बनवाया जाए, किस तरह से गली बनवाया जाए, किस तरह से रोड बनवाया जाए। हम जो जीत कर आएंगे और हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारा 4 ही फोकस है जिस पे हम काम कर रहे हैं: शिक्षा, शिक्षक, रोजगार और स्वरोजगार। ज़्यादातर पे देखा गया है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, बाद में जीत के बाद जो है वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या आपका भी ऐसा कुछ मकसद है? नमस्कार, आप बिहार वाणी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ठीक उससे पहले एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं। जो 9 सीटें हैं वो विधायकी कोटे से लड़े जाएंगे और बाकी जो 8 सीटें हैं वो स्नातक और टीचर्स के कोटे से लड़ी जाएंगी। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रवि रंजन जी हैं। ये स्नातक कोटे से पटना क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं एमएलसी के लिए। तो इन्हीं से जानते हैं कि बिहार में शिक्षा का क्या स्तर है और ये चुनाव लड़ रहे हैं तो ये क्या बदलाव चाहते हैं, जीतने के बाद वो क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले बिहार वाणी में सर आपका स्वागत है। धन्यवाद और सभी भाइयों को नमस्ते जी। तो शिक्षा का जो स्तर है बिहार में, उसके बारे में आपका क्या सूचना है? देखिए, बिहार में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिरा हुआ है। उसका रीज़न ये है कि कॉलेजेस में क्लासेस नहीं होते, और क्लासेस नहीं होते हैं तो बच्चे एडमिशन लेके भी पढ़ नहीं पाते, और नहीं पढ़ पाने की वजह से क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो मेरा जो फोकस है, ये जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का इलेक्शन है, ये इलेक्शन जो है, इस इलेक्शन में आज तक जितने भी स्वतंत्रता के बाद जितने भी लोग जीत कर आए, बेसिकली ये व्यवस्था इसलिए बनी थी कि जो भी आदमी ग्रेजुएट का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ग्रेजुएट की समस्याओं को सदन में उठाएगा, क्योंकि ग्रेजुएट को माना गया है कि वो जो है एक युवा शक्ति जो है वही देश का निर्माण करती है। तो उनकी समस्याओं को उठाया जाएगा सदन में, और उनकी समस्याओं पे सदन में विचार विमर्श होगा और उस पर कोई कानून बनेगा। बट आज तक ऐसा होता यही आया है कि जो भी ग्रेजुएट के जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं, वो ग्रेजुएट की समस्याओं को उठाने के बजाय वो इसमें लगे हुए हैं कि किस तरह से चापाकल बनवाया जाए, किस तरह से नाला बनवाया जाए, किस तरह से गली बनवाया जाए, किस तरह से रोड बनवाया जाए, किस तरह से छतदार चबूतरा बनाया जाए। इससे ग्रेजुएट की समस्याओं का कहीं भी हित का साधन नहीं होता है। हम जो जीत कर आएंगे और हम जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमारा 4 ही फोकस है जिस पे हम काम कर रहे हैं: शिक्षा, शिक्षक, रोजगार और स्वरोजगार। इन 4 पे हमारा फोकस रहेगा। हमारे जो भी ग्रेजुएट हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पढ़ाई के बाद वो नौकरी की तैयारी करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद अब नौकरी की तैयारी करते हैं तो उनको वहाँ क्या चाहिए? उनको एक माहौल चाहिए पढ़ाई का, और पढ़ाई के माहौल के साथ साथ बुक्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, और बुक्स की अवेलेबिलिटी के साथ साथ उनको पेपर और मैगजीन चाहिए करंट अफेयर्स को ठीक करने के लिए। हम जो जीतेंगे तो एक विधान पार्षद को 1 साल में 3 करोड़ रुपए का फंड है, 6 साल का टेन्योर होता है, टोटल 18 करोड़ रुपया मिलने। मेरा पहला फोकस ये होगा कि ये जो 57 हमारा ब्लॉक है जिसके हम जनप्रतिनिधि होंगे, हर एक ब्लॉक में एक लाइब्रेरी का निर्माण करवाएं, और उसमें ग्रेजुएशन के बाद होने वाली तैयारी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, उनके बुक्स अवेलेबल रहें। वहाँ 50-100 बच्चों के बैठकर पढ़ने की व्यवस्था रहे, और पेपर और मैगजीन उपलब्ध रहे जिससे वो अपना करंट अफेयर्स ठीक कर पाएँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एक पढ़ाई लिखाई का माहौल बनेगा। जब बच्चे एक साथ बैठेंगे तो डिस्कशन करेंगे तो उनके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और किताबें अवेलेबल होंगी तो उनको पढ़ाई में सुविधा होगी, करंट अफेयर्स को ठीक कर पाएंगे, और एग्ज़ाम जब वो अपीयर होंगे तो सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। ये मेरा पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा है, हमारे ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी में एक ज़िला आता है नवादा। नवादा में ग्रेजुएशन के बाद पीजी की पढ़ाई नहीं होती। ये एक बहुत छोटा और तुच्छ मामला था जिसको वहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक क्यों नहीं हल कर पाए, जबकि वो सरकार में मंत्री हैं, समझ में नहीं आता। तो मेरा दूसरा बड़ा एजेंडा यही है कि वहाँ ग्रेजुएशन के बाद पीजी की पढ़ाई हो। सबसे बड़ा समस्या ये है कि जितने भी ग्रेजुएट वहाँ ग्रेजुएशन के बाद आगे अपनी पढ़ाई रुक जाती है, चूँकि हमारे यहाँ जो है कृषि प्रधान देश होने की वजह से एक गार्जियन एक बच्चे पे 10,000 रुपया खर्च नहीं कर सकता, और वो बच्चा बाहर जाके पढ़ नहीं पाता है, तो वहीं रुक जाती है उसकी पढ़ाई लिखाई। तो हम वहाँ पीजी की पढ़ाई कराएं कि बच्चे वहाँ आगे पढ़ सकें। तीसरा जो हमारा एजेंडा है वो है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? कॉन्फिडेंस का अभाव है, और कॉन्फिडेंस के अभाव के कारण बच्चे जो है सही जगह पे पहुंच नहीं पाते, सही सोच नहीं पाते, और उनके सपने बड़े नहीं हो पाते। तो तीसरा, हम हर एक जो हमारा प्लान है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
मंथली बेसिस पे एक संवाद कार्यक्रम चलाएं, जिस कार्यक्रम में जो भी सफल व्यक्ति हैं बिहार के, आइदर वो IAS हो, IPS हो, अच्छे प्रोफेसर्स हो, अच्छे टीचर्स हो या फिर कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, जो अपने सक्सेस का स्टोरी शेयर करे और बच्चे उनसे सवाल पूछ पाएँ और वो इंटरेक्शन सेशन में वो भी लगे उसको कि नहीं ऐसा ही मुझे भी बनना है, तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप भी होगा, सपने भी बड़े होंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरा लास्ट टारगेट है, वो टारगेट ये है कि हमारे यहाँ 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 5 बच्चों की नौकरी होती है और 995 बच्चे क्या करें, इस पे न सरकार का फोकस है, न हमारे सोसाइटी का फोकस है और इवन माँ बाप भी उस पर नहीं ध्यान दे पाते। उनको ऐसा लगता है कि बच्चा पढ़ा कुछ नहीं किया तो अब कुछ नहीं कर पाएगा। जी, हम उनको ये कंसल्टेंसी सर्विस देना चाहते हैं कि नहीं पढ़े, नौकरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, यहाँ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको ट्रेन करेंगे कि कौन सा आप स्वरोजगार करें, कौन सी ट्रेनिंग लें और किस तरह से इस स्वरोजगार को करने के लिए बैंक से पैसे लिए जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और आपको हम वो रास्ता दिखाएंगे जिससे आप अपना रोजी रोटी कमा सकें। यही हमारा एजेंडा जिस पे हम काम एक करें। और सवाल है सर यहाँ पे कि जिस तरीके से वोकेशनल कोर्सेज की कमी है हमारे राज्य में, ज़्यादातर ट्रेडिशनल कोर्सेज ही चलते हैं, चाहे वो किसी भी कॉलेज में हो, तो ट्रेडिशनल कोर्स का कोई योगदान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि फॉरेन में देखा जाता है कि उस पर लोग रिसर्च करते हैं और लंबा बहुत समय लग जाता है उसमें, सालों साल बहुत कुछ रिसर्च करने में, लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं होता है। यहाँ एक जल्दबाजी होती है कि हमें नौकरी भी चाहिए और पैसे भी अर्न करने होते हैं। तो वोकेशनल कोर्सेज की क्या स्थिति है और उसके लिए क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, वोकेशनल कोर्सेज जो हैं यहाँ अगर आप देखिए तो कुछ बड़े शहरों में तो उपलब्ध भी है, छोटे शहरों में बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं। और उसका रीज़न ये है कि सरकार का फोकस नहीं है। हम यहाँ रोजी रोटी में ही सरकार लगा हुआ है और आम जनता को इलेक्शन के हिसाब से खुश करने में लगा हुआ है। वोकेशनल कोर्सेज की स्थिति ऐसी है कि अगर ये छोटे शहरों में भी उपलब्ध होता तो हमारे बच्चे जो है उस कोर्सेज को कर अपने रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाते। अगर हम इलेक्शन जीते तो हम सदन में इन बातों को उठाएंगे कि ये छोटे शहरों में भी शिफ्ट हो और वहाँ भी वोकेशनल कोर्सेज चलाया जाए, जिससे कि बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के आड़ में देखा जाता है कि कई जो प्राइवेट कॉलेजेस है वो खुल जाते हैं और सरकार जो है कुछ नहीं कर पाती है इसमें, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद यही कारण भी होगा कि आप निर्दलीय उम्मीदवार मतलब चुनाव लड़ने के लिए उतरे हैं मैदान में। देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो एक बेसिक फंडा यही था कि हम किसी पार्टी से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं और ये इलेक्शन जो हमने देखा और सुना और समझा, उससे यही समझ में आया कि ये इलेक्शन अगर आप मेहनत कर पाते हैं और मेहनत के साथ साथ अगर आपके पास मजबूत हैंड है और एक अच्छा टीम है आपके पास, तो इलेक्शन जीता जा सकता है। इसमें किसी पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है और ये इलेक्शन ऐसा है कि आप लोगों को समझाते हैं और वो लोग जो वोटर बनते हैं वही लोग वोट करते हैं, तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। अब रहा प्राइवेट कॉलेज का मामला जो अभी आप बता रहे थे प्राइवेट कॉलेज का, देखिए सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है जिस संसाधन से वो हर एक जगह कॉलेज खोल पाए और एक जगह कॉलेज चला पाए। उसका रीज़न दूसरा भी है कि बिहार थोड़ा गरीब प्रदेश है और यहाँ सरकार का ध्यान नहीं है कि संसाधन बढ़ाया कैसे जाए। तो प्राइवेट कॉलेज का भी एक अहम रोल है। हाँ, प्राइवेट कॉलेज कुछ मनमानी भी करते हैं जिस पे सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कॉलेज का एक माहौल यहाँ वो बेसिकली बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ही है अगर वो है। तो अगर सरकार अपना संसाधन बढ़ा ले तो फिर इन प्राइवेट कॉलेजेस की ज़रूरत नहीं है और अपने संसाधन से वो कॉलेज खोल सकते हैं। कोशिश रहेगी कि यहाँ जो है सरकार की तरफ से गाइडलाइंस बनाया जाए ताकि कोई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी मनमानी न कर सके? नहीं, बिल्कुल गाइडलाइन बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बच्चे जो हैं वो सब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे आते हैं जो पढ़ाई करते हैं या BPL लेवल के लोग होते हैं। अगर वो बहुत मनमानी करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे तो बच्चे पे नहीं कर पाएंगे और पे नहीं कर पाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो सरकार का एक गाइडलाइन होना बहुत ज़रूरी है और सरकार को साथ साथ अपना संसाधन भी बढ़ाना चाहिए कि ये प्राइवेट कॉलेजेस की नौबत नहीं आए। अगर प्राइवेट कॉलेज अभी चल रहे हैं तो वो सरकार को मदद ही कर रहे हैं, बट गाइडलाइन के तहत चलें जिससे कि वो अपनी मनमानी नहीं कर सके। सरकार का अपना एक अंकुश होना चाहिए उसमें। तो मतलब मानते हैं कि सरकार की तरफ से थोड़ी कमियां भी रह गई हैं इसमें, हाँ, जो सुधार की जरूरत है, जो आप करना चाहते हैं। निश्चित सरकार की तरफ से बहुत सारी कमियां हैं, बट धीरे धीरे सरकार उसको ठीक भी कर रही है। जैसा मैंने देखा पहले B.Ed कॉलेज में जो एडमिशन्स होते थे या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन्स होते थे या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन होते थे, तो वहाँ के मैनेजमेंट पर डिपेंड करता था कि इसको लेना है कि इसको नहीं लेना है। बट अभी पिछले 4-5 सालों से अब ये धीरे धीरे ट्रेंड बदला है। अब सरकार ही अपने लेवल पर एडमिशन टेस्ट लेती
करती है और वो फिर लड़कों को अलॉट करती है कॉलेज में। तो ये एक अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं उनका सिलेक्शन होगा, और उनका सिलेक्शन होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा होगा तो उनको जॉब मिलना आसान होगा। एक अंतिम सवाल है, ज़्यादातर पे देखा गया है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं बाद में जीत के बाद जो है वो किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या आपका भी ऐसा कुछ मकसद है या फिर? एग्जैक्टली देखिए, होता क्या है कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता। ठीक है, आज हमारा रिकग्निशन नहीं है इसलिए हम निर्दलीय लड़ रहे हैं, आज भाइयों का सपोर्ट है इसलिए हम निर्दलीय लड़ भी रहे हैं। लेकिन जब हम इलेक्शन जीतेंगे तो जो जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी है तो वो काम तो हम कभी किसी सरकार में जाकर ही कर पाएंगे, और तभी वो काम हो भी पाएगा। क्योंकि हम अकेले, हमारा तो फंड 18 करोड़ रुपया ही, और हमारे सपने बड़े हैं और हमारे लोगों के सपने जो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं कि आपको सोसाइटी के लिए ये करना है और वो करना है। तो निश्चितन कहीं सरकार में जाएंगे तभी हम वो फंड डाइवर्ट करा सकते हैं, तभी हम सरकार पर प्रेशर बना के कोई काम करा सकते हैं। तो जब हमारी पहचान हो जाएगी तो हम किसी न किसी पार्टी में जाएंगे। निर्दलीय मतलब अपनी जो एक आइडियोलॉजी है उसको आप दर्शाना चाह रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली, हम जो आइडियोलॉजी दर्शाना चाह रहे हैं, हम ऐसे भी हम बिहार हित में ही सोच रहे हैं, तो हमारी आइडियोलॉजी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है, और किसी सरकार को अच्छा ही लगेगा कि सरकार के लिए अगर ये ऐसा सोचता है बिहार के लिए तो अच्छी सोच है वो। तो ये थे हमारे साथ रवि रंजन जी जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं स्नातक कोटे से, और इनकी बातें आपने सुनी बिहार में शिक्षा का क्या स्तर है और किस तरीके से ये उसमें सुधार लाना चाहते हैं। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।